गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 11 पर आए। अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन पहले वाले स्टेप से थोड़े बड़े हैं। पहले वाले स्टेप पे हमने एक बार में एक ही ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, ओनली फॉर 1 ईयर, कोई भी एक साल, बल्कि कई क्वेश्चन में 9 महीने थे। तो फॉर द पीरियड बनाते हैं क्योंकि एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड होते हैं या जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसी को हम अकाउंटिंग में लिखते हैं। तो आपने इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया वो फॉर द ईयर बनाया, कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो भी हो, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ, 11th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, ये जरा आप चेक कर लें। पर इन सारे क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग देखें आप क्या है। इनकी ड्राफ्टिंग में आपको डबल कॉलम नजर आ रहा है। एक कॉलम में एक पीरियड का लिखा है और दूसरे कॉलम में दूसरे पीरियड का लिखा है, लेकिन एक कॉलम के वहां लिखा है एक्चुअल और दूसरे कॉलम के वहां लिखा है एस्टिमेटेड। देखो तीनों चारों क्वेश्चन में आप देख लो, ऐसा लिखा है एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेट की अकाउंटिंग थोड़ी ना होती है, एक्चुअली वर्किंग जरूर हो सकती है लेकिन अकाउंटिंग नहीं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जहां जहां एस्टिमेट दिया हो फॉर फर्दर एक्सपेंडिचर, अगले साल क्या होने वाला है, तो समझ जाओ वो सारे क्वेश्चन एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के क्वेश्चन। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का एक क्वेश्चन मैंने 9th करवाया था, छोटा सा क्वेश्चन, या तो इतना इजी आ जाए कि जिसमें सब दिया हुआ जो खर्चा हुआ वो भी कॉस्ट अप टू डेट एंड फर्दर एक्सपेंडिचर जोड़ दिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से माइनस कर दिए, प्रॉफिट आए। कंसेप्ट यहां पर भी वही है, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन और डिटेल्ड है। कैसे डिटेल्ड है तो देखिए जरा। ब्रोक कंस्ट्रक्शन 11th नंबर क्वेश्चन। Commence a contract on November 1st, 2003. The total contract was for 39,37,500. It was decided to estimate, अब देखना क्वेश्चन में लिख दिया, it was decided to estimate the total profit on contract. Estimate the total profit on contract. पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एस्टिमेट करो, मींस अप टू द कंप्लीशन डेट, जहां तक कंप्लीट होने तक कितना हो सकता है। टू टेक द क्रेडिट टू P&L अकाउंट, अब उसमें से कितना P&L में ले जाए। दैट पोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस विच वर्क कंप्लीटेड मतलब वर्क सर्टिफिकेट बोर्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो सेकंड नंबर फॉर्मूला है याद करो क्या था उसमें, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कितना पार्ट हम P&L में ले जाते थे। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वर्क सर्टिफिकेट, ये लिखते थे ना। तो यही तो बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं वो कि वर्क कंप्लीटेड। अच्छा, कंप्लीट तो अनसर्टिफाइड भी हो जाता है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलता इसकी को, उसके इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो वर्क कंप्लीटेड मींस वर्क सर्टिफाइड बोर्ड टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसका इससे प्रोपोर्शन। और ऑन कैश बेसिस, तो कैश बेसिस के लिए कैश रिसीव्ड। तो ये वही फार्मूले की बात करना है, यानी इतना स्पेसिफिक लिख दिया है तो अब आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट का यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कुछ और नहीं। और यहां अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट 80% हुआ 90% हुआ या नहीं। जब एस्टिमेट का बोला है तो एस्टिमेट से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन आपका, चाहे कॉन्ट्रैक्ट 60% ही क्यों ना हो। तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट वो नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस में। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड नवंबर 3 टू अक्टूबर 31st, 2004। कॉन्ट्रैक्ट कब लिया था, 1 नवंबर 2003। तो हम पहले तो बनाएंगे 1 नवंबर 2003 से कहां तक का बोला है, 31 अक्टूबर 2004, मतलब पूरा साल ही हो गया, एग्जैक्ट 12 मंथ हो रहे हैं तो बराबर। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जो एक साल इधर भी चला और 12 महीने ये वाले हैं। फिर एक कॉलम में आप देखो एस्टिमेटेड भी दिया हुआ है, वो कहां से दिया हुआ है, वो इसके आगे का दिया हुआ है। इसके आगे का दिया, इसके आगे क्या, 1 नवंबर 2004, नेक्स्ट ईयर की बात आ गई। तो इधर के क्लोजिंग उधर के ओपनिंग बना देंगे।
अब ये कहां से 1 नवंबर 4 से लेके 31 मार्च 5 तक ये बस, ये पूरे साल नहीं, ये नवंबर से अक्टूबर तक नहीं गया, ये तो 31 मार्च 2005 पे आके रुके। यानी कितने महीने हो गए आप देख ले, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। तो एक एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। क्या बनाना पड़ेगा? एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये रफ अकाउंटिंग है, ये एक्चुअल अकाउंटिंग है, मेमोरेंडम अकाउंटिंग है ना। आप चाहो तो इसको अकाउंटिंग स्टाइल में करें, आप चाहो तो स्टेटमेंट स्टाइल में करें, जैसा करना चाहे। हमें तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिए। तो इन सब क्वेश्चन की खासियत है, आप देखो एक साल पूरा दिया हुआ होगा और अगले साल कुछ महीने दिए होंगे, कहां तक? टू कंप्लीट 31 मार्च को काम ही पूरा हो जाएगा, तो उसके आगे क्यों ले जाए? और जब काम पूरा हो जाएगा 100% वर्क कंप्लीट, इट मींस टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये समझ लो, ये सब दो क्वेश्चन के बराबर है। तो अब हम पहले क्या करेंगे? हमेशा पहले मेन कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका मेन सॉल्यूशन है, ये आपकी वर्किंग नोट है, ये मेन। तो नंबर 1 क्या लिखा हुआ आखिरी में? प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर नवंबर 2003 टू अक्टूबर 4 ऑन प्रूडेंट बेसिस विच हैज टू बी क्रेडिटेड टू पेड अकाउंट। अब देखो, आप ये तो पूछा ही नहीं, पूछा डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर दिस, तो मैंने कहा यही मेन सॉल्यूशन है, लेकिन इसकी सपोर्टिंग के लिए करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अभी पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, हमारे लिए क्वेश्चन सिर्फ यही है, ये हमारे लिए वर्किंग ही छोड़ देते हैं। अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो नंबर 1, यहां से तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, तो ओपनिंग तो कुछ होगा नहीं। मटेरियल इश्यूड 6,75,000, तो नंबर 1 मटेरियल 6,75,000, 6,75,000 मटेरियल इश्यूड। लेबर पेड और प्रीपेड भी है, आउटस्टैंडिंग तो नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर की मैं बात ही नहीं कर रहा, इसको तो हटाई दो आप यहां से। 4,50,000 लेबर है, लेबर 4,50,000 है, लेकिन इसमें से प्रीपेड है 25,000, प्रीपेड है 25,000, तो ये माइनस कर देंगे तो 4,25,000 आएगा। प्रीपेड माइनस कर दिया। प्लांट परचेज्ड, प्लांट परचेज। अब प्लांट परचेज के बारे में आपको बता दूं कि अभी तक हमने आज सभी क्वेश्चन में प्लांट का क्या किया? सिर्फ डेप्रेशन लिख दिया। इसमें भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम फिर कब सीखेंगे क्वेश्चन, जब चैप्टर तो एंड हो जाएगा। तो अब हम सीखते हैं प्लांट का वो दूसरा वाला कंसेप्ट, जहां हम डेप्रेशन नहीं लिखते हैं, बल्कि पूरा पूरा प्लांट ही लिख देते हैं डेबिट में भी, और उसमें से जितना रिटर्न हुआ या जितना एट साइड बचा वो इधर लिख देंगे, तो ऑटोमेटिक डेप्रेशन का एडजस्टमेंट आ जाएगा। ये सीखते हैं क्वेश्चन। प्लांट 3,75,000, इसलिए प्लांट की पूरी कॉस्ट लिख रहा हूं मैं 3,75,000 पूरा प्लांट, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैं इसको रिवर्स कर दूंगा ना, तो डिफरेंस से डेप्रेशन ले जाएगा। एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए के हुए और आउटस्टैंडिंग 50,000 रुपए के, ठीक है, तो 2,50,000 हो गए। फिर प्लांट रिटर्न टू स्टोर 75,000 हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट है 75,000, डब्ल्यूडीवी नहीं बताना चाहते हैं वो, और वैसे भी हम अंडरस्टूड है डब्ल्यूडीवी नहीं होगी, क्योंकि डेप्रेशन तो अब लगाएंगे ना। कब रिटर्न किया? 31 मार्च 2004 को, डेट ढंग से देख लेना। तो प्लांट डेबिट व्हाट कम्स इन, जब आप पूरी कॉस्ट डेबिट करते हो तो अब आपको यहां पे डेबिट किया तो रिटर्न क्रेडिट भी करना पड़ेगा, और उन क्वेश्चन में हमने रिटर्न का कुछ किया ही नहीं था, रिटर्न का, स्टोलन का, लॉस का कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जब हमने डेबिट ही नहीं किया तो क्रेडिट क्यों करें? आया ही नहीं तो गया कहां से? तो हमने उन सब क्वेश्चन सिर्फ डेप्रेशन देखा था, बट यहां पर आपको पूरा पूरा ट्रीटमेंट करना है। 3,75,000 रुपए में से कुछ प्लांट आपने रिटर्न कर दिया तो भी लिखना है, कुछ प्लांट चोरी चले जाता या लॉस हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता तो भी लिखना पड़ता है, और जो बचता प्लांट एट साइड, तो ये ध्यान रखना है। डेबिट में एक लिखा है, और डेबिट क्रेडिट में 3-4 ट्रीटमेंट आ सकते हैं। रिटर्न हो सकता है, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या प्लांट एट साइड हो सकता है, सब लिखना पड़ेंगे, लेकिन सबके सब हमें डेप्रेशन लेस करके लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपने कॉस्ट 75,000 थी उसकी, और कब रिटर्न किया आपने उसको आपने रिटर्न ईयर एंड पर किया क्या? नहीं, 31 मार्च 4 को किया। 31 मार्च 4, नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बाद रिटर्न कर दिया आपने।
तो 5 महीने का डेप्रिसिएशन सिर्फ 75,000 पे, 75,000 पर 5 महीने का डेप्रिसिएशन कितने परसेंटेज, परसेंट नीचे लिखे होंगे, डेप्रिशिएटेड एनुअली 33% ऑन WDV मेथड। 33 को एक काम करो 33.33 करो, एक्चुअली वो 33:1/3 होगा, तो 33.33%, यानी कि 1/3, ठीक है। 10,417 रुपए 5 महीने का, 10,417 रुपए का डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो ये आया आपका, सॉरी जगह कम पड़ गई, यही लिख देता हूं मैं 64,583, ठीक है। इसको थोड़ा अंदर का लिख लेना और ये बाहर लिख लेना आउटर कॉलम, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा लिखा 64,583 ऐसा। अब रिटर्न पर भी ऐसा किया, अगर स्टोलन या लॉस बाय फायर या कुछ भी होता तो उस पर भी ऐसा ही करता मैं, तो होता क्या अल्टीमेट जितना डेबिट किया कॉस्ट उतनी कॉस्ट वापस क्रेडिट हो गई और लेस कर दिया डेप्रेशन, यानी अल्टीमेट इफेक्ट तो डेप्रेशन का है ना। मतलब मान लो ये 75,000 है, ये एक ही प्लान था और वही रिटर्न कर दिया, तो इधर 75 है उधर 64 है, यानी अल्टीमेट डिफरेंस कितना आया, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रेशन डेबिट हो गया ना, यही तो टारगेट था हमारा। हम अगर ये 75 नहीं लिखते तो हम ये 64 भी नहीं लिखते, फिर क्या लिखते, सिर्फ 10,417 रुपए लिखते, ऑटोमेटिक डिप्रेशन आ जाता। ये कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो 375 में से 75 का तो गया, अब बचा कितना, 3 लाख का। देखेंगे इसके बारे में क्या है। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, ये कहां लिखते हैं यहीं पर, वर्क्स इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड कितना है, 20 लाख रुपए का, 20 लाख। अनसर्टिफाइड कितना है, 75,000, 75,000 रुपए का, है ना। और कैश रिसीव्ड जो है ये तो हम लिखते ही नहीं, कैश रिसीव्ड। मटेरियल एट साइट 75,000, मटेरियल एट साइट बचा है आपका 75,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। सीमेंट सरिया बचेगा जो अगले यूज हो गए, खत्म थोड़ी ना हो गए, ठीक है। प्लांट इज सब्जेक्ट टू एनुअल डेप्रिसिएशन 33:1/3% ऑन WDV मेथड। द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन 31st March 2005, लाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन 31st March 2005, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट आगे तक चला। बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको प्लांट एट साइड 100% याद रखना ही है, भूल गए तो सब गड़बड़। क्योंकि अगर मान लो आप प्लांट एट साइड नहीं लिखते हो तो आप क्या होता है, जरा ध्यान से देखो कि इधर डेबिट हुआ 3,75,000, कितना डेबिट हुआ, 3,75,000, और अभी तक प्लांट के नाम पे आपने क्रेडिट कितना किया है, 64,583 बस। तो आप बताओ आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नेट डेबिट इतना सारा हो गया, मतलब इतना सारा एक्सपेंडिचर मान लिया आपने, जबकि प्लांट एक्सपेंडेड होता है क्या वहां, प्लांट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता है, तो इतना सारा डेप्रिशिएशन हो गया, इतना सारा डेबिट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ऐसे लाखों रुपए का प्लांट होता तो, और मान लो रिटर्न ही नहीं करते तो क्या 3,75 पूरा डेबिट रह जाता, नहीं। ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट एट साइड, तो 3 लाख रुपए का प्लांट बचा, 3,75 में से 75 की कॉस्ट का तो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट। अब 3 लाख की कॉस्ट का बचा, इस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये तो पूरे साल स्टार्टिंग से लग गया था और एंड तक है, ये तो एंड में निकाल रहे ना, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल दो आप इसके ऊपर, है ना। और क्या है 33, तो 33% से तो एग्जैक्ट राउंड फिगर में 1 लाख ही आ जाएगा ना, 1 साल का डेप्रिसिएशन। तो अब ध्यान से देखो, तो अब डेबिट हुए 3,75, सुनना जरा, डेबिट कितने हैं, 3,75, यहां डेबिट है 3,75, और प्लांट क्रेडिट कितना हुआ, एक बार ये क्रेडिट हुआ, एक बार ये क्रेडिट, तो 3,75,000 रुपए में से वापस आपने रिवर्स कर दिए 64,583, और 2 लाख रुपए वापस आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही रिवर्स कर दिए, तो अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट पे बर्डन कितने का आया, माइनस करके देखो, 1,10,417, 1,10,417 क्या है, अगर मैं ये नहीं लिखता, ये नहीं लिखता, ये नहीं लिखता, सीधा क्या लिखता, डेप्रिसिएशन। तो कितना लिखता है, एक प्लांट मैंने बीच में ही लौटा दिया इसलिए उसका डेप्रिसिएशन वहीं तक का लिखता, और बाकी का प्लांट का पूरा डेप्रिसिएशन, तो ये प्लस 1,10,417, देखो इतने आ रहा है। तो या तो आप 1,10,417 लिख दो, या फिर ऐसे 3 बार लिखो,
तो दोनों ट्रीटमेंट आपके पास है, आप जैसा करना चाहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो वैसे सिंपल ही निकला। अच्छा बताओ कुछ नया क्या बताया मैंने अभी तक? वही तो लिखा हमने, मटेरियल, लेबर, प्लांट, एक्सपेंसेस वगैरह, वही तो लिखा है। बस नई बात प्लांट थोड़ी समझा देंगे। यहां तक आके आपका आ गया नोशनल प्रॉफिट। इसको नोशनल प्रॉफिट लिखा करो भाई, बहुत से किसी ने नेट प्रॉफिट वर्ड लिख रखा है, गलत है, नेट प्रॉफिट नहीं है, नोशनल प्रॉफिट। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो ये मैंने इसका टोटल लगा दिया 21,14,583, 21,14,583, यानी नेट नोशनल प्रॉफिट आपका आया 689,583। ठीक है, अभी प्रॉफिट आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज आपने रेवेन्यू नेचर की क्रिएट की। तो कौन से रेवेन्यू? ये तो इसका रिवर्सल है, तो इसमें कोई रेवेन्यू था क्या? आप बताओ, इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट है? नहीं। इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट है? नहीं। ये मटेरियल यहां आया और यहां पर साइड पे बचा, ये भी कॉस्ट पे होगा, ये भी कॉस्ट पे होगा, कॉस्ट पे कॉस्ट। इसका वैल्यूएशन भी किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है। ये एकमात्र फिगर होता है वर्क सर्टिफिकेट जिसका वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर होता है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। यानी ये जो प्रॉफिट आया अल्टीमेटली इस 20 लाख पर आया, बाकी सब तो कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है और ये सब भी कॉस्ट का रिवर्सल है। तो ये इसमें होता है, यानी प्रॉफिट आया है। अब ये नोशनल प्रॉफिट आगे जाता है। हर क्वेश्चन में यही किया आपने, कुछ नया नहीं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा। सर्टिफिकेट आया तभी तो इधर प्रॉफिट आया है, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है तभी तो आया है। अब इसमें से कितना P&L में ले जाए, तो P&L में कितना ले जाना वो ऊपर उन्होंने क्लियर लिख दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैश बेसिस सो एंड सो लिख दिया। इसका मतलब ये कि सिर्फ इस एक फिगर के लिए हमें एस्टिमेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उस एक फिगर के चक्कर में इतना बड़ा वर्किंग करना पड़ेगा। तो सर कल जो क्वेश्चन आपने करवाया था 9th वैसा क्यों नहीं कर ले? और सर आपने 12th नंबर क्वेश्चन दिया था, इसमें भी ऐसा ही कुछ नीचे लिखा था। 12th नंबर क्वेश्चन आपने किया होगा तो एक साल का ये तो बड़ा आसानी से बन गया होगा, आपका नोशनल प्रॉफिट भी आया होगा। फिर क्या लिखा था उन्होंने 12th नंबर क्वेश्चन? द कैश रिसीव्ड 80%, ठीक है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 23,000 इंक्लूडिंग द मटेरियल एट साइट। यानी जो मटेरियल लास्ट में बच जाता है ये भी आगे यूज होता है, तो फर्दर ये भी फर्दर कॉस्ट है, आगे जाके ये भी तो ओपनिंग बैलेंस में ये भी तो यूज होगा, तो ये फर्दर कॉस्ट है। इसको मिलाकर टोटल 23,000 लगना है आगे। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको निकाल के देता था फर्दर इतने और लगना, और उस 9th नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन जहां डायरेक्ट फर्दर कॉस्ट दियो वहां आपको क्या करना चाहिए? वहां आपको ये सब नहीं बनाना पड़ता है, वहां एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है। इस 12th क्वेश्चन को समझाता हूं मैं। 12th क्वेश्चन की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 4,40,000, 4,40,000। लेस क्या करते हैं इसमें से हम? अभी कॉस्ट अप टू डेट, कहां तक की कॉस्ट? कॉस्ट अप टू डेट। और एक और कॉस्ट कौन सी? फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉस्ट अप टू डेट कहां तक निकालोगे? तो कॉस्ट अप टू डेट निकालने का तरीका बताया था कि आप पूरा क्वेश्चन कर लो, सब चीज लिख दो, एवरीथिंग। अब आप क्या छोड़ दो, सिर्फ क्या छिपा लो आप? ये वर्किंग, क्योंकि इन सब एक्सपेंसेस को इंकर्ड करके आपका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, ये पूरा छोड़ दो, ये पूरा छोड़ दो आप, ठीक है, ये छोड़ दो आप, नोशनल प्रॉफिट हो रही। अब ये प्लस और ये सब माइनस करने के बाद जो आता है उसको कॉस्ट अप टू डेट बोलते हैं। एक क्वेश्चन करवाया था, याद करो, 5th नंबर क्वेश्चन, बार बार याद दिलाता, वही जो 2/3 वर्क कंप्लीट था, आउट ऑफ दिस 50% इज कंप्लीटेड सर्टिफाइड। तो उसमें मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शन, यहाँ पे WIP नहीं लिखा था, मैंने यहाँ कॉस्ट अप टू डेट लिखा था, फिर उसको आगे ले गया था, फिर WIP नीचे लिखा था। तो सिर्फ WIP और ये छोड़ दोगे तो ये प्रॉफिट आएगा ही। तो ये चीज छोड़ के और बाकी सब आप प्लस माइनस करो, सब मटेरियल साइड ये वो सब प्लस होता है कॉस्ट अप टू डेट। तो वो कॉस्ट अप टू डेट यहाँ लिख दोगे, तो उतना तो खर्चा हो चुका, और कितना होना है? और होना है सर 23,000 और होना है। तो ये आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन का डाउट भी मैंने बता दिया आपको, ऐसे करना है, ठीक है, बस इसका फॉर्मूला लगा दोगे। तो यहां कितने आसानी से हो गया। सर ऐसा यहां क्यों नहीं हो सकता? तो यह इसलिए नहीं हो सकता बेटा ऐसा, क्योंकि यहां आप कॉस्ट अप टू डेट तो निकाल दूंगा अभी मैं, कितनी आएगी कॉस्ट अप टू डेट?
कॉस्ट अप टू डेट में ये सब जोड़ लेता हूं, ये माइनस करता हूं, ये माइनस करता हूं, ये छोड़ देता हूं, है ना। तो कॉस्ट अप टू डेट आ जाएगी हमारी, इधर का टोटल आया था 17,25,000 आया था इन तीनों का चारों का, माइनस 64,583 माइनस 75,000 माइनस 2,00,000 13,85,417 ये कॉस्ट अप टू डेट है। अब मेरे पास फर्दर कॉस्ट होती तो मैं फटाफट माइनस करके क्वेश्चन हो जाता मेरा कंप्लीट, लेकिन फर्दर कॉस्ट यानी नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट डिटेल में दे रखी है, इकट्ठे डायरेक्ट फिगर नहीं दिया जैसे इस क्वेश्चन में दिया, अलग अलग दी, मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना, और उसमें आउटस्टैंडिंग भी, प्रीपेड भी है, प्लांट भी है, सब कुछ है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां डिटेल फर्दर कॉस्ट दी हुई हो वहां डिटेल का अकाउंट बना के करना पड़ेगा, और जहां डायरेक्ट दिया वहां ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे दो व्यू याद रखोगे आप, ठीक है। समझ वाली बात, कंसेप्ट दोनों में सेम है, कंसेप्ट वही है। अब हमें ऐसे क्वेश्चन में ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये समझ लो आप तो 2 साल का क्वेश्चन कर रहे हो, तो इस साल की क्लोजिंग इस साल के क्या हो जाएंगे, ओपनिंग, यानी यहां पर हम लिख देंगे WIP ओपनिंग, ये जितना काम हुआ लास्ट ईयर 20 लाख का, उसी पर आप फर्दर वर्क करोगे, और ये अनसर्टिफाइड जो है इसी पर आप आगे काम करोगे, और ये जो मटेरियल एट साइट है, मटेरियल एट साइट ये भी आगे यूज होगा ना, इसका क्लोजिंग ये ओपनिंग बन जाएगी। और इसमें प्लांट भी, इसमें तो इस क्वेश्चन में प्लांट एट साइट भी था, ओपनिंग प्लांट, ये प्लांट अभी रिटर्न कहां किया, अभी तो पड़ा हुआ है साइट पर, तो इसको यूज करेंगे ना, तो 2 लाख रुपए ये। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस ये होते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं, ये तो रिटर्न कर दिया ना, मतलब वापस ही कर दिया, प्लांट पे बचा ही कहां, और ये बचे हुए लास्ट में। लेकिन इस वाले एलिमेंट में प्रॉफिट है, तो मुझे इसका प्रॉफिट इधर रिवर्स करना पड़ेगा ना, उसी को हम प्रॉफिट रिजर्व बोलते थे। तो इस क्वेश्चन में अभी हमने नोशनल प्रॉफिट तक ही किया है, तो हम नोशनल प्रॉफिट रिवर्स कर देंगे 6895। तो ये आ गई आपकी, इसमें से माइनस हो गया तो ऑटोमेटिक अब क्या हो गई, सब कॉस्ट ही हो गई ना, कॉस्ट अप टू डेट ही तो हो गई, ये सारी कॉस्ट है, कम से वही आ गया घूम फिर के। अब इसमें फर्दर कॉस्ट लगा देते हैं, और खर्चा क्या क्या, तो अब ये समझ लो नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो ये तो हो गया क्लोजिंग के ओपनिंग बैलेंसेस इस तरीके से। अब मटेरियल इशूड, और मटेरियल लगाना है आपको किस पीरियड में, यहां इस 5 महीने में, नवंबर में से लेके, तो 1237,500 टू मटेरियल 1237,500। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन जो है स्टडी मटेरियल में अलग स्टाइल में किए होंगे, लेकिन आपको जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही करना, क्योंकि ये हर तरह से हो सकते हैं। फिर लेबर, अब लेबर के बारे में कितना लिखा है, लेबर पेड है 562,500, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग है 2,500, तो आउटस्टैंडिंग ऐड करूंगा। और याद ये रखना है, क्योंकि आप एग्जैक्टली 2 साल का क्वेश्चन कर रहे हो, तो लास्ट ईयर का जो प्रीपेड है वो भी तो इधर एडजस्ट होता था ना, याद करो, तो वहां पर माइनस होता था, तो यहां पर हम ओपनिंग प्रीपेड को क्या करते थे, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो, प्लस करते थे, क्योंकि वो प्रीपेड था इसलिए लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, वो इस ईयर का खर्चा था, तो इस ईयर रिकॉग्नाइज करोगे ना उसको, तो इस ईयर टोटल रिकॉग्नाइजेशन कितना हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना है आपको, यानी ये होगा कितने आपके 562,500 प्लस 2,500 प्लस 25,000, 5,90,000, एग्जैक्ट 5,90,000। तो ये लास्ट ईयर का खर्चा नहीं था, इसलिए लास्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे देखो कम चार्ज हुआ था, ये 25,000 इस बार चार्ज हो गए, इसलिए प्लस कर दिया। फिर क्या है, प्लांट परचेज, नया कोई प्लांट परचेज नहीं किया होता तो वो भी लिखता सेम इसी स्टाइल में प्लांट परचेज, और फिर उसको इधर लिख देता बाद में डेप्रेशन लेस करते। फिर आगे चलते हैं, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस पेड है जैसे 3,50,000, 3,50,000, उसमें आउटस्टैंडिंग कितने हैं 25,000, लेकिन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी तो थे, ये इधर आएंगे तो उल्टा हो जाता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में रिवर्स हो जाता है ना, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएंगे।
तो ये आ जाएगा 3,20,000, 3,25,000। फिर प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स। अब जब काम पूरा हो गया 31 मार्च के दिन, तो आपने प्लांट रिटर्न कर दिया। कितने का? 3 लाख। ये 3 लाख का 31 मार्च 2005 को रिटर्न किया आपने। और ये वाला अकाउंट हम 5 महीने का बना रहे हैं, इसका मतलब 5 महीने का डेप्रिसिएशन। लेकिन ये तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट दे रखी 3 लाख, एक्चुअली उसकी डब्ल्यूडीवी तो 2 लाख है ना। ये वही तो है, ये नया प्लांट थोड़ी ना है, वही तो प्लांट है जो यहाँ 375 का था। 375 में से 75 तो लास्ट ईयर रिटर्न कर दिया था। अब बचा कितना था? 3 लाख की कॉस्ट वाला प्लांट, जिसपे आपने डब्ल्यूडीवी लगा के 2 लाख से लाए थे। ठीक है, तो 3 लाख उनका कहने का मतलब है कि 3 लाख कॉस्ट है उसकी, लेकिन अभी हमारी बुक्स में तो उसकी 2 लाख डब्ल्यूडीवी है। ये भी रिटर्न कर देते हैं। चलिए, तो प्लांट रिटर्न, प्लांट रिटर्न। अब प्लांट रिटर्न में या 3 लाख लिखूं या 2 लाख लिखूं? बस इन सारे क्वेश्चन में एक ही डाउट वाला पॉइंट है, एक, बस एक। क्या लिखूंगा? आज तक आपने कभी मशीनरी अकाउंट बनाया ना, मशीन अकाउंट? तो मशीन अकाउंट में जब एक साल 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन लगा के और आप बैलेंस लिखते थे 2 लाख, फिर अगले साल 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, तो बैलेंस वापस 3 लिखते थे या 2 लिखते थे? 2 ही तो लिखते थे। फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगाते थे। अब डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगता तो कॉस्ट पे लगाते, लिखते 2 लाख लेकिन लगाते किस पे? कॉस्ट पे। और अगर डब्ल्यूडीवी से है तो 2 लाख पे ही लगाते, यही करते थे ना। तो भाई लिखेंगे तो हमेशा डब्ल्यूडीवी ना, तो ऑलवेज जब कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर वापस 3 लाख लिख दूंगा तो फिर इस 2 लाख ये डेप्रिसिएशन लगाने का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो हमेशा कैरी फॉरवर्ड तो डब्ल्यूडीवी ही होगी, तो डब्ल्यूडीवी पर ही तो हम लगाएंगे 2 लाख रुपए पे लेस डेप्रिसिएशन। अब जब डेप्रिसिएशन लगाओ तो आप समझे बात को मेरी, क्या कहा मैंने कि यहां जो फिगर लिखा होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, वही फिगर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वही फिगर यहां आएगा। बस आपको क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन लगाना। अब आप मेथड याद रखो, डब्ल्यूडीवी पर लगाना है। तो डब्ल्यूडीवी पर लगाना है तो 2 लाख रुपए पर, यहां लिख के रख लेना, मेरे पास जगह नहीं इस तरह का, यहां लिख के रखना, वरना बाद में याद नहीं रहेगा सर ने किस पे लगाया था, 2 लाख पे कि 3 लाख पे। तो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं डब्ल्यूडीवी मेथड से, है ना। यहां लिख के रख लोगे 2 लाख रुपए पर 33.33% इंटू 5 महीने का 5/2। और अगर ये एसएलएम होती तो ये 3 लाख पे लगाता, बस कंसेप्ट इतना सा रहता। लिखता 2 ही लाख, क्योंकि डब्ल्यूडीवी तो 2 ही, कैरी फॉरवर्ड तो 2 होगा ना, 2 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब एसएलएम से लगाएं या डब्ल्यूडीवी से लगाएं, तो 2 लाख रुपए पर 1/3 करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, तो ये आ गया 27,777, 27,777 रुपए, है ना। सही है ना, एक बार देख लेना। 2 लाख रुपए पर 1/3 लगाया, डिवाइड बाय 12 इंटू 5, 27,000। 2 लाख रुपए में से इसको माइनस कर लो तो 172223। बस ये एक मात्र कंसेप्ट है, यहां स्टार बना के रखो, ये ध्यान रखना है। हुआ क्या, जरा ध्यान से देखो, तराजू बराबर हुआ, 2 लाख इधर 2 लाख उधर, लेकिन वहां ऐड कर दिए 172, यानी तराजू में एक तरफ 2 लाख है और एक तरफ 172, यानी अल्टीमेट कॉन्ट्रा अकाउंट डेबिट क्या हुआ? सिर्फ डेप्रिसिएशन। सेम कंसेप्ट। वर्क सर्टिफाइड फुल 100% काम पूरा हो गया। जब 100% काम पूरा हो जाता है तो WIP नहीं लिखते, फिर हम ये थोड़ी लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड वगैरह। मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया, सीधे आप क्या लिख देते हो? कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही लिख देते हो, क्योंकि पूरा 100% ही वर्क सर्टिफाइड है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी इसमें 39,37,500, 39,37। अब वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखा जाता है। और मटेरियल एट साइट बचा 37,500, मटेरियल एट साइट। ये भी एक तरीके से वापस रिटर्न हो जाएगा बाद में, काम तो पूरा हो ही गया। तो आज नहीं किया 31 मार्च को, कल कर देंगे, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ समझे, अब करना उसे सीक्वेंस में ही है, सेम टू सेम। पहले यहाँ का क्लोजिंग का ओपनिंग लिया और फिर मैंने एक नया क्वेश्चन समझ लिया इसको, मतलब आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब आप 2 क्वेश्चन और अब काम पूरा हो गया, 100% रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो गया। यही तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी और इसी में तो प्रॉफिट था, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट अब आपका आ जाएगा, ये कहलाएगा आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बस ये यही खत्म हो जाता है वर्किंग नोट।
तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आ गया जरा देख लेते हैं। तो आपका टोटल आएगा ये, उसमें से सब माइनस करके ने आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये आ रहा है 334। हाँ, नोशनल प्रॉफिट ज्यादा और ये कम हो सकता है क्योंकि ये तो नोशनल है ना, अभी एक्चुअल थोड़ी ना है, इसलिए काम पूरा होते होते तक इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया किसी भी कारण से। तो ये एस्टिमेट प्रॉफिट है। तो ये क्यों निकाला? वो सिर्फ एक फार्मूला लगाने के लिए। कौन सा फार्मूला? तो वही जो उन्होंने कहा क्वेश्चन। अब तो हमें सेकंड नंबर फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या था उस फार्मूले में? हमें उस फार्मूले में ये करना था कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, है ना, इसके नीचे लिख लेना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना कितना है? 20 लाख डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी? 39,37,500। पूरा लिख देता हूं। इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना हुआ इस क्वेश्चन में? 17,50,000। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा ना, क्वेश्चन तो ये कर रहे हैं तो वर्क सर्टिफाइड तो ये लेंगे ना। ये मत सोचना सर उधर तो काम पूरा हो गया। अरे हुआ नहीं तो एस्टिमेट है, हो जाएगा। वो तो इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बनाया हमने, वो तो वर्किंग नोट है हमारा। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो सॉरी 334,306 into 20 lakh divided by 39,37,500 divided by 20 into 17.5। तो प्रोपोर्शनेट भी हो गया और कैश बेसिस भी हो गया, दोनों बात हो गई। 148,580 इतना प्रॉफिट आपको P&L में ले जाना, बस इस एक फिगर के चक्कर में इतनी बड़ी मेहनत होगी। और आप सोचोगे सर एक फिगर ही तो छोड़ दे एग्जाम में तो मार्किंग मिलेगी? नहीं, इन क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, क्योंकि इन क्वेश्चन में मेन तो ये है, इस एस्टिमेट प्रॉफिट के लिए स्पेशली क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो एस्टिमेट प्रॉफिट के बिना आपको मार्किंग कैसे मिल सकती है? तो अब 6,89,583 माइनस 148,580, इसका मतलब आप 541,003 को तो यहीं रहने दोगे, यानी ये WIP यानी ये P&L में रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि इसमें कंटिजेंसी थी कहीं, इतना प्रॉफिट शायद नहीं होगा। दिख ही रहा है काम पूरा होने के बाद प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हम पूरा कैसे ले जा सकते हैं? अभी आप यहाँ कुछ और फॉर्मूला लगाते तो हो सकता था 3 लाख के लगभग P&L में चले जाता। 3 लाख के लगभग पहले ही चला गया P&L, जबकि एस्टिमेट प्रॉफिट ही 3,34,000 के लगभग। तो इसलिए ये कंसेप्ट बनाया गया है प्रूडेंस के हिसाब से कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज ना करें। आई बस एस्टिमेट प्रॉफिट के क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि नंबर 1 तो 9th तो मैंने करवाया था, 10th आपको करना है, 11th भी करना है आपको ये वाला, 12th आपने कर लिया, 12th का मैंने प्रॉब्लम बता दी आपको क्या डाउट था, 13th करना है और 14th करना है। चारों क्वेश्चन करना है और मुझे आज रात तक ही ये कंप्लीट करके बताएंगे आप, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं हर बार कि आप बाकी सब्जेक्ट का शेड्यूल बना के रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक मिनट कीमती, अब ध्यान रख लेना, अब वक्त आ गया है। इसलिए आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आज जैसे ज्यादा होमवर्क दे दिया मैंने आपको, थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क है तो ठीक है, आज कोई सब्जेक्ट थोड़ा कम पढ़ना और ये ज्यादा पढ़ लेना, ये हो गया काम। अब हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो इससे अलग हटके। अच्छा, ये जो मैंने एस्टिमेट प्रॉफिट के आपको होमवर्क दिए हैं 13, 14 और 10, इनमें से कोई क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में अगर मिल जाता है तो उसका आंसर वहीं से टेली कर देंगे, बाकी का आंसर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।